सबसे पहले मैं महाकारुण्य सागर गौतम परम पूज्य बोधि शंकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक होते हुए सादर नमन करता हूँ। साथ ही श्री L.R. गांधी मेमोरियल अकेडमी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा ट्रस्ट और अखिल भारतीय जनता संगठन उत्तर प्रदेश इकाई के तत्वावधान में आयोजित वर्षों तक बाबा साहब अम्बेडकर जी के सानिध्य में रहे भीम पत्रिका के संस्थापक और आजीवन संपादक सुप्रसिद्ध लेखक और सामाजिक न्याय के पुरोधा अम्बेडकरवादी आंदोलन के ध्वजवाहक संपादक श्रद्धेय पाली साहब जी के 95वें जन्मोत्सव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं प्रकट करते हुए नमस्कार करता हूँ। साथियों, मैं कहीं भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर संक्षिप्त रूप से विवरण प्रस्तुत करने का कार्य जरूर करता हूँ। साथियों, मोहम्मद इकबाल नाम के एक मशहूर शायर ये है, वो अक्सर कहा करते थे कि निमाने मुकरे मात्र मुकरे कहाँ से बाकी अभी तक है माने उनका हमारा, मगर कुछ बात ऐसी है कि आपकी निजी नहीं हमारी सजे रहा है मुस्लिम भाई बोला। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षों से आज तक जो हमारा बहुजन मूवमेंट है, जो कहा कि अम्बेडकरवादी विचारधारा है या पूर्ण विचारधारा है, इसको खत्म करने के लिए सामंतवादी ताकतों द्वारा मनोवादी ताकतों द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है और आज भी रखा जाता है। साथियों, आप सभी बात अवगत हैं कि सामाजिक संरचना क्या है। सामाजिक संरचना के अनुसार मनुष्य के विभिन्न भागों में विभाजित करके उनके ऊपर प्रकार के जीवन गठन कहे जाते हैं। बच्चे का कितना शोर मचा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले महान कांग्रेस के भागवत में समता मूलक समाज की स्थापना करते हुए समता स्वतंत्रता अहिंसा न्याय के नींव रखी, जिससे प्रभावित होते हुए समाज के कमजोर वर्गों ने बौद्ध बनना स्वीकार किया और वर्षों के औधों का शासन बना। वर्षों के औधों का शासन रहा। इसके बाद सन 1995 में जब मंदिर व्यवस्था हासिल हुई, बौद्ध विरासत को खत्म करने का काम किया गया। सम्मानित साथियों, बीच से संतों को मनोवादी व्यवस्था टकराई करते हुए एक सम्मानजनक व्यवस्था स्थापना करने का प्रयास किया। उसके बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर का उदय होता है तो आप सभी को जो मूल विधान में था अधिकार सीमित थे, वो भारत के संविधान में था, वो अधिकार प्रदान करने का कार्य किया। सम्मानित साथियों, एक समय ऐसा था कि जब दलित समाज के अंदर लोगों का अधिकार नहीं होता था तो किसी प्रकार के सार्वजनिक स्थलों में जाने की मनाही थी। शिक्षा से वंचित किया जा रहा था, जनमत की हत्या वाले को वंचित किया जाता था। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया कि आपको अधिकार देने का कार्य किया और
जो हम हमसे जीवन दिया गया था तो 185 में चाहे अपने गरीब को सपने के गरीब धर्म को सुधार करके हम सभी को के ऐसे धर्मका सुधार किया है। सम्मानित साथियों, अब आता है बाबा साहब अम्बेडकर के पास बहुजन मुस्लिम यूनियन की क्या सरकार गुजार रही है। तो सामने इससे मैं 50 साल में सरकार करूंगा। सम्मानित साथियों, आज संचालन में लगे एलाल वाली साहब की 95 जन्मदिवस का आयोजन कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद वाली साहब की क्या भूमिका रही है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज को उत्थान और कल्याण के लिए मैं उसका थोड़ा विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा। साथियों, पंजाब जिले पावन भूमि जहां पर शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था, जहां गुरु नानक देव की भूमि रही है, शहीद उधम सिंह की जन्मभूमि रही है, माननीय श्री कांशीराम साहब की जन्मभूमि रही है। उसी पंजाब के पावन भूमि पर एक ऐसे महान मानव का जन्म होता है जिन्होंने अपना समग्र जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के आगे बढ़ाने में प्रयत्न कर रहे हैं। साथियों, 20 जुलाई 1920 पंजाब का एक महान साहब जो शहीद भगत सिंह नगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर वाली साहब का जन्म होता है। वाली साहब के पिताजी का नाम भगवान दास और माता जी का नाम देवी था। साथियों, वाली साहब के दादाजी थे इंदिराम जी, पंजाब में एक बहुत बड़े समाज धारक नाम मंगूराम मंगूरामिया जी, जो आदि धर्म मंडल के संस्थापक रहे हैं। उसके सह कार्यकर्ता हुआ करते थे वाली साहब के दादाजी श्री इंदिराम जी और सामाजिक कार्य करते थे। उससे ऊपर होता है कि लोक कल्याण की धार है, सामाजिक उत्थान की धार है, वाली साहब को अपने दादाजी से विरासत मिली। साथियों, बाबा साहब ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। उस संगठन का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। वाली साहब उस संगठन के साथ कार्य करता हुआ करते थे, वे संगठन के एक्टिव मेंबर हुआ करते थे। वाली साहब बाबा साहब द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे और हम सरकार के सपने को बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत करीब थे। बाबा साहब के संपर्क में रहते हुए वाली साहब ने बाबा साहब के मुस्लिम का सामाजिक विकास और कल्याण कैसे किया जाए इसके संबंध में वाली साहब ने बाबा साहब को करा सीखा। साथियों, 26 सितंबर 1956 के जब बाबा साहब अम्बेडकर दिल्ली के 36 अजीमपुर रोड में एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग करने के दौरान बाबा साहब अचानक से हो जाते हैं। वो अपने बीमार होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को अंतिम कमरे में ले जाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर को अंदर कमरे में ले जाया जाता है और वाली साहब उनका 3 घंटे के बाबा साहब अम्बेडकर का सेवा करते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर होश आते हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर होश आते हैं तो वाली साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर को समझाया कि बाबा साहब मैं आपको वचन देता हूँ इस कारवां को, इस कारखाना से आपने यहाँ तक ले आए हैं, इस मकान से आपने आजीवन विधान नाम लिखा है, मैं जीवन के आखिरी साल तक इस कारवां को आगे बढ़ाऊंगा और इस मिशन को मजबूत और विस्तार करूंगा, इस समाज को मैं चलाए मार रखूंगा। सम्मानित साथियों, 6 दिसंबर 1970 में जब बाबा साहब अम्बेडकर हम सभी को छोड़ के चले जाते हैं तो वाली साहब अपनी सरकारी नौकरी को लाभ उठा लेते हैं। क्या आज वे अपने सरकारी नौकरी छोड़ना चाहे बताइए?
क्या आज कोई बाबा साहब के दरबार में छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन वाली साहब ने बाबा साहब के निधन के लिए जिस दिन बाबा साहब का प्रोग्राम होता है अपनी सरकारी विभाग कर लेते हैं। साथियों, वाली साहब का जन्मदिन पंजाब के बड़े ढाका आयोजन करते हैं और काम करते हैं कि आज दिन मेरा जीवन बाबा साहब के गुजरिए आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा के लिए समर्पित हो चुका है। अब हमारा जीवन निकल चुका है। साथियों, 14 अप्रैल 1957 को बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में बाबा साहब देशमुखता की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के लिए हो रहा है दलितों को, महिलाओं पर उनको अपनी संस्कृति के माध्यम से आवाज उठाया जाए। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर की जो फिलोसफी है, जो विचारधारा है, जो उनका मिशन है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए। सम्मानित साथियों, इस प्रोग्राम के बाद वाली साहब पंजाब में पूरा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। पूरा आंदोलन में सरकार से वाली साहब ने सरकार द्वारा खाने पीने से लड़ाई करती, इसका प्रभाव कर रहा था। उसके बाद वाली साहब भारत ग्रामीण मोर्चा के लिए तत्पर हो जाएंगे। सम्मानित साथियों, ये बच्चे का काम करवाते हैं। एक मिनट रुक लीजिए। कानून बनाया 1901 में, जिसका नाम था पंजाब लैंड एनालिसिस एक्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी दलित व्यक्ति चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, वो कभी भी जमीन में हकदार नहीं हो सकता था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून को खत्म किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को अम्बेडकर ने खत्म किया और जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो भारत के जमीन मुस्लिम समाज के लोग छोड़ करके पाकिस्तान में रह गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर का मांग था कि इस जमीनों को उन गरीब भूमिहीनों में बांटा जाए जिनके पास जमीनें नहीं है। जिनके पास जमीन नहीं है वो जमीन उन गरीबों में बांटा जाए। साथियों, सरकार ने बाबा साहब की बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब बाबा साहब के जाने के बाद वाली साहब ने चीज को पूरा उठाया कि बाबा साहब के अधूरे सपने को हम साकार करने का कार्य करेंगे। साथियों, सबसे पहले वाली साहब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह महरा से मुलाकात करते हैं। प्रताप सिंह महरा ने कहा जो लाखों हजारों के जमीनें हैं इन मजदूरों के हाथ में दे दे, और वाली साहब को मना कर दिया कि हम तो गरीबों को नहीं दे सकते। सम्मानित साथियों, वाली साहब के साथ और उन्होंने ऐलान किया इन जमीनें नहीं देंगे, सरकार का हम जमीन ले लेंगे। साथियों, उस दौरान जब प्रधानमंत्री के नाम राहुल गांधी और पंजाब से दिल्ली तक की मांग करते हैं और लाल बहादुर शास्त्री को मांग करते हैं तो जमीनों को दलितों में बांटा जाए। सम्मानित साथियों, लाल बहादुर शास्त्री वाली साहब के बातों को स्वीकार करते हुए उन जमीनों को राजनीतिक करने का मंजूरी दे देते हैं, जिसके कारण लोगों को जमीनें प्रदान हुई। वाली साहब ने बोला जब पंजाब में हम जमीनों को बदलाव करते हैं तो देश में हजारों एकड़ जमीन है जो बड़े बड़े सामान्य राज्यों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और जो वास्तविक जमीन के मालिक होना चाहिए वो उनको मजबूर करने का काम करता है। सम्मानित साथियों, एक नारा वहीं से लगा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सम्मानित साथियों, एक नारा लगा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है,
और वाली साहब गुजरात में 3 दिन का सम्मेलन करना है और ये सरकार से मांग करते हैं कि पूरे भारत की जमीनों में राष्ट्रीय करके दलितों में पिछड़ों में बांटा जाए, जिनके पास जमीनें नहीं है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और जगह जगह वो बड़े आंदोलन करते हैं। हमारे सामने सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री साहब के नाम में विचार करते हुए कल 1972 में जमीनों का राष्ट्रीयकरण किया गया और जमीन को दलितों में आवंटन की गई, गरीबों में आवंटन की गई। सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण होता है तो महाराष्ट्र की सरकार ने उनकी किताबों को बक्सों में भर करके 6 बड़े-बड़े बक्सों में भर करके कब्जे में ले लेती है और उन किताबों को प्रकाशन नहीं होने देती है। साथियों, उन किताबों को प्रकाशन नहीं होने देती है। गांधी साहब ने बुला उठाया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को प्रकाशन करने का काम करेंगे। एक पंजाब में महाराष्ट्र का समर्थन देता है और महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन का आगाज करते हैं और 6 अक्टूबर 1976 को महाराष्ट्र के सरकार के कहते हैं यदि महाराष्ट्र की सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को प्रकाशन नहीं करती है, उनके पांच को प्रकाशन नहीं करती है तो हम एक आंदोलन का रूप धारण कर लेंगे जिसका मुख्य जिम्मेदार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा। साथियों, महाराष्ट्र की सरकार ने मुख्यमंत्री को झुकना पड़ेगा और 7 अक्टूबर 1976 में महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि जो गांधी साहब के द्वारा मांग की जा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य में प्रकाशन किया जाए, महाराष्ट्र की सरकार सरकारी खर्चे से उन किताबों में प्रकाशन करने का काम करेगी। कानून सरकार के लिए गांधी साहब के बदौलत उनकी संघर्ष की वजह से सरकार ने 1979 में बाबा साहब अम्बेडकर के किताबों को प्रकाशित किया। कानून सरकार का ये है कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य प्रकाशित नहीं होते, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखते समाज में नहीं आता तो शायद बाबा साहब का नाम होता लेकिन उनकी विचारधारा खत्म हो गई, अम्बेडकर का नहीं हो गया होता, लेकिन साहित्यिक रूप से एक विचारधारा रूप से गांधी साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूत करने का कार्य किया है। उसके बाद भारत सरकार ने 1993 में बाबा साहब अम्बेडकर की सर्वोत्तम का वर्षगांठ का आयोजन किया, सभी जमीनों के मनाने का आयोजन किया और बाबा साहब अम्बेडकर का गठन किया। सम्मानित साथियों, इस दौरान में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस कमेटी का गठन किया और कमेटी के अध्यक्ष बने और दिए गए और उसके बाद बालिन साहब को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बालिन साहब ने सरकार से मांग किया उनको बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है तो 14 अप्रैल है उसके राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाए। साथ ही जो बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य है तो महाराष्ट्र में लागू क्रांति हो रही है और उनके केंद्र में लागू क्रांति करे। बाबा साहब अम्बेडकर ने नाम से विश्वविद्यालय में कॉलेज में एक चेयर स्थापित किया जाए, एक एकेडमी डिपार्टमेंट स्थापित किया जाए जिससे समाज के लोग भारत के नौजवान छात्र बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में रिसर्च करें, सोच करें और उनकी विचारधारा के बारे में जाने और उनकी विचारधारा करने का काम करें। इसके बाद सरकार उनके बारे में मांग करती है, लेकिन उसी दौरान लालजी आडवाणी ने कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को आरक्षण दिया है तो आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल आरक्षण का काम किया था लेकिन 10 साल से महंगा हो गया है, दलितों की स्थिति में सुधार हो गया है।
उस आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए। कॉलेज साहब की बागवानी को देते हुए करते हुए बागवानी की आपको सामाजिक रूपरेखा और आरक्षण की रूपरेखा को नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को प्रकार के आंदोलन एक सामाजिक आरक्षण दिया था और दूसरा राजनीतिक आरक्षण का दिया था। सामाजिक आरक्षण का बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म करने का एक प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया है और राजनीतिक आरक्षण को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ऐसे अवस्था में आप आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। सम्मानित साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माताओं रहने के निवेदन करता हूँ उसके बाद कांग्रेस में समाप्त किया जाएगा। उसके बाद राजधानी में चेतावनी देते हुए आरक्षण को खत्म होने से रखाया। हमारे सामने उन दिन से नवाज में बालिक आपके जनपद का जहां पर मिल गया है आपके गांव के बड़े द्वारा जमीनों को आजाद दिलाने का नाम बाली साहब ने दिया। उन जमीनों को बचाने का काम बाली साहब ने दिया। उन जमीनों को बचने की बाली साहब ने और गांव के जब को बचाने का कार्य किया। इस तरह से बाली साहब का योगदान हुआ। आप जानते और हमें 22 साल के हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथियों भाई बात आते हुए अब तो ये है कहने का काम तो ये है कि भाई साहब कहते हैं कि हम अपना सदस्य जीवन अगर आपके लिए समर्पित कर दिया क्योंकि जीवन में हमारे साथ में हम लोग प्रदान किया था लेकिन बावजूद भी उन दुनिया जैसे आज नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे माँ बाप ने हम लोग पैदा किया है जिंदगी हम लोग शुरू किया है बाबा साहब ने। तो भाई साहब के प्रेरणा लेते हुए बाबा साहब के मिशन को हमें पालने के लिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। भाई साहब अपने महिलाओं में आगे हुए बच्चे सामने बाली साहब महिलाओं को बाहर गरीब महिलाओं को आग्रह करना चाहता हूँ गरीब महिलाएं घर के अभ्यास नहीं को लेना चाहिए क्योंकि धंधे पर गरीब महिलाओं को उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, बात आती है लेकिन महिलाओं को न्याय नहीं मिला है। इसलिए बाली साहब करते हैं हम और उनसे मजबूत नहीं होंगे लगेगा। इसलिए कहते थे महिलाओं को अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा। सम्मानित साथियों, भाई साहब आजीवन बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहे। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा लेकिन मैं उनसे आगे बढ़ रहे आपके गांव जसवंतपुर में वाले किया जिसका मुख्य उद्देश्य आपके समाज के बच्चे आपके बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको हम शिक्षा दे पाए, उनको निःशुल्क से शिक्षा दे पाए। साथियों उनको हम की तैयारी कराएंगे। साथियों इन बच्चों को हम शिक्षा को प्रदान करेंगे, उनको अकादमिक शिक्षा भी प्रदान करेंगे। हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। यदि हमारे पास भविष्य की व्यवस्था अच्छी हुई बड़े आईएएस की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं और अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए हम अच्छी व्यवस्था करने का कार्य करेंगे। साथियों हम उनके लिए निःशुल्क किताबें मुहैया कराने का काम करेंगे और इसी हक में आप पढ़ करके और कामयाब हो करके
और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथियों, वाले साहब नौजवानों को कहा करते थे जो आजकल सबसे ज्यादा रील बना रहे हैं, सबसे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जो अधिकतर अपना समय पढ़ाई में नहीं लगा करके बड़े चीजों में लगा रहे हैं। वाले साहब नौजवानों को कहा करते थे कि काम है मेरा मोबाइल, ना मेरा सवाब, ना मेरा इंकलाब इंकलाब। कहने का तात्पर्य है कि काम है मेरा मोबाइल, मेरा काम है मन बुलाना, बदलाव लाना, मेरा नाम जवानी है, मेरा नाम इंकलाब है, इंकलाब है, इंकलाब है। कहने का तात्पर्य है कि वाले साहब कहा करते थे कि जवानी का वास्तविक स्वरूप समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, कमजोर समाज को आगे बढ़ाना है। जवानी का वास्तविक स्वरूप नहीं जो आजकल के नौजवान गलत चीजों में अपना समय व्यक्त करते हैं। इन्हीं सबके बाद मैं यही कहना चाहूंगा, वाले साहब से प्रेरणा लीजिए। मैं इनके जन्मदिन पर कोटि कोटि नमन करता हूँ।